प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल की क्लास में हमने बात की थी कोयला के बारे में। क्या के बारे में? कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हमने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे जल संसाधन के बारे में। कोयला संसाधन आप नहीं पढ़े हैं तो कल के क्लास में आप पीछे प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। जैसे जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। जल के बिना क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे लिए अत्यंत ही जरूरी है जल का होना। हमारे लिए क्या? बहुत ही अत्यंत जल का जरूरी होना है। क्यों? जल के बिना हम लोग जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। आप सुबह उठते होंगे तो पानी पीते होंगे या तो फिर मुंह धोते होंगे, तो किस चीज़ से मुंह धोते हैं? पानी से। यानी कि सुबह उठने के साथ साथ शाम सोने तक, देर रात में आप सोते होंगे, रात सोने तक हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जल की ज़रूरत होती है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन की बात की जाए तो हमारे पृथ्वी पे जल का भंडार तो बहुत सारा है। जल का भंडार बहुत सा है, लेकिन पीने योग्य जल बहुत ही कम है। पीने योग्य मीठे जल क्या है? बहुत ही कम है। पृथ्वी पर इतना जल है, पृथ्वी पे इतना जल है कि पृथ्वी का कुल भाग का 3 हिस्सा में क्या है? जल ही भरा हुआ है। क्या है? जल भरा हुआ है। पृथ्वी का 3 हिस्सा क्या है? जल से भरा हुआ है। पृथ्वी का 3 हिस्सा क्या है? जल से भरा हुआ है। सिर्फ एक ही क्षेत्र जो है, एक ही हिस्सा है जो हम लोग के रहने योग्य है। इसमें जो पाए जाते हैं जल, वही हम लोग को पीने योग्य जल पाए जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस जल की। इस जल के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इस जल के बारे में हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये खारे जल है। क्या है? खारा जल है। इसको हम लोग पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या इसको हम लोग? खारा जल है। कैसा जल है वो? 3 जो हिस्सा है, कैसा जल है? खारा जल है। इसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो बात करने वाले हैं हम इस एक क्षेत्र में जो जल है, एक हिस्से में जल है उसकी। यही हमारे पीने योग्य जल है। तो पृथ्वी पर जो जल पाए जाते हैं या तो फिर हमारे पीने योग्य जो जल पाए जाते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, किस तरह से हम उस जल का उपयोग करेंगे, यही हम लोग सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है जल का स्रोत क्या है? जल का क्या है? स्रोत भूपृष्ठीय जल। चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बिंदु है, कुछ पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम आपको बोलेंगे भूमिगत जल या भूपृष्ठीय जल या वायुमंडलीय जल या महासागरीय जल, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम पहले इस वर्ड से आपको परिचित करा देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है? भूपृष्ठीय जल। जल का ये स्रोत है। क्या है? जल का स्रोत है। जल कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है? भूपृष्ठीय जल भूमि के सतह पर पाए जाने वाले जल को, किसको? भूमि के सतह पर, जिस सतह पे हम लोग रहते हैं, मानव रहता है, मनुष्य रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सतह। भूमि का सतह, भूपृष्ठीय जल उसी को बोलते हैं। जो सतह पे जल पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भूपृष्ठीय जल। जैसे में हम लोग देखेंगे भूपृष्ठीय जल किस रूप में पाया जाता है, तो आप देखे होंगे नदी तालाब में नदी का जल और तालाब का जल। तालाब का जल और जो गड्ढा वड्ढा होता है पृथ्वी के सतह पे, वो सब में जो जल पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। भूमिगत जल अब हम लोग सीखते हैं। भूमिगत, भूमि मतलब भूमि, गत मतलब नीचे, पीछे। आप सुने होंगे कभी गत वर्ष। क्या? गत वर्ष। इसका मतलब क्या होता है? पिछले साल। गत वर्ष, पिछले साल। यानी कि यही बोलने का मतलब यहाँ पे है भूमिगत। गत मतलब नीचे। भूमि के नीचे, भूमि के कहाँ? भूमि के नीचे हम लोग जिस सतह पे रहते हैं उसके नीचे जल पाया जाता है। आप देखे होंगे हैंडपंप के द्वारा, चापाकल के द्वारा हम लोग जल पीने योग्य निकालते हैं उससे, सतह के नीचे से। आपका पीने योग्य जल कहाँ से आता है? भूमि के नीचे से, सतह के नीचे से। उसी जल को हम लोग क्या बोलेंगे? भूमिगत जल।
भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे भूमिगत जल। जैसे में हैंडपंप के द्वारा निकाला जाता है जल, हैंड पंप द्वारा भूमि के नीचे से प्राप्त जल, क्या हैंडपंप के द्वारा या चापाकल के द्वारा भूमि के नीचे से प्राप्त जल को हम लोग क्या बोलेंगे? भूमिगत जल। अब हम लोग सीखते हैं वायुमंडलीय जल। क्या? वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल किसको बोलेंगे? वायुमंडल आप जानते हैं, जो पृथ्वी का सतह है और एक सूर्य के आवरण के बीच के आवरण को क्या हम लोग बोलते हैं? वायुमंडल। तो उसी के बीच में जो जल पाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वायुमंडलीय जल। आपको पता नहीं होगा जो इस आवरण में जल पाया जाता है इसके बारे में। यहाँ सूर्य है, क्या है? सूर्य है, और ये हमारा पृथ्वी है। इसके बीच में जो वायुमंडल का आवरण है इसके बीच में भी जल पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए, ठंड के दिन में आप गुजर रहे होंगे रास्ते से या साइकिल चला रहे होंगे, आप सुबह सुबह पढ़ने जाते होंगे ठंड के दिन में, तो आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा जिस दिन ठंड पड़ता है उस दिन आपके शरीर पे पानी जम जाता होगा। क्या? आप स्वेटर पे पानी जम जाता होगा। वही जो वायुमंडल में वायुमंडल में जो जल होता है, वही मौसम वायुमंडल में जो जल होता है टेम्परेचर के कारण जम जाता है। क्या होता है? उसका संघनन जो है बढ़ जाता है, संघनन क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वही हम लोग के स्वेटर पे क्या होता है? जल का आवरण जम जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वायुमंडलीय जल। जैसे में देखेंगे, जैसे में कोहरा या वाष्प। क्या? कोहरा और वाष्प में क्या होता है? जल होता है। अब हम लोग सीखेंगे महासागरीय जल। क्या? महासागरीय जल। महासागरों में पाए जाने वाले जल को क्या बोलेंगे हम लोग? महासागरीय जल। इतना आसान डेफिनेशन है, इतना कोई नहीं सिखाएगा, इतना आसान भाषा में कोई शायद सिखाए। किताब आप पढ़ेंगे तो आपको शायद अच्छे से समझ में नहीं आए, इतना आसान से हम समझा रहे हैं आपको। महासागरीय जल, महासागरों में पाए जाने वाले जल को क्या? महासागरीय जल महासागर में पाया जाएगा। वायुमंडलीय जल वायुमंडल में पाया जाएगा। भूमिगत, भूमि के नीचे पाया जाएगा। भूपृष्ठीय जल भूमि के सतह पे पाया जाएगा। महासागर का आप नाम सुने हैं, जैसे में प्रशांत महासागर। क्या? प्रशांत महासागर। महासागरों में जो जल पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? प्रशांत महासागर। जैसे हो गया हिंद महासागर, हो गया, जितने भी महासागर है उसमें जो जल पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? महासागरीय जल। वाले हैं क्या? बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। क्या? बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। जल संसाधन से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है समझेंगे, आइए ध्यान से। बहुउद्देशीय, बहुउद्देश्य का मतलब बहुत उद्देश्य। क्या? बहुत उद्देश्य, बहुत प्लस क्या? उद्देश्य, जिससे बहुत सारा उद्देश्य पूरा हो। क्या? जिससे बहुत सारा उद्देश्य पूरा हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुउद्देशीय परियोजना। जिस परियोजना से बहुत सारा उद्देश्य पूरा कर सके उसको बोलेंगे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना। इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, वैसी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। जैसे में हम लोग देखते हैं कैसे बहुत सारे उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। जैसे आप देखते होंगे एक नदी, क्या एक नदी है, और इस नदी में आप कभी सुने हैं कि पानी से, जल से विद्युत का उत्पादन होता है? जल से कभी सुने हैं विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली बनता है? कोई नदी है, इसमें पानी भरा हुआ है, क्या है? पानी भरा हुआ है। इससे बिजली बना सकते हैं। अगर नदी का पानी, यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है, टरबाइन लगा होता है,
उस पर अगर हम पानी गिराते हैं तो उससे टरबाइन क्या होता है, घूमता है। टरबाइन क्या होता है, घूमता है और उससे विद्युत का उत्पादन होता है। तो एक उद्देश्य तो हम पानी से ये पूरा कर रहे हैं। और यही पानी अगर बिजली बन रहा है तो ये पानी ख़त्म तो नहीं हो रहा होगा। नदी का पानी हम टरबाइन पे गिरा रहे हैं तो टरबाइन तो घूम रहा है, फिर तो पानी कहीं और जा रहा होगा यहाँ से। यही पानी आकर अगर कृषि के काम आ जाए, क्या कृषि के काम आ जाए, यही पानी बहकर आगे चलकर हमारे खेतों में आ जाए तो इससे क्या होगा, इससे हम फसल उगा सकेंगे। फसल उगा सकेंगे कि नहीं उगा सकेंगे। और कुछ पानी अगर इधर आ जाए, यही यहाँ एक क्या है, तालाब है, यहाँ क्या है, एक तालाब है। इस तालाब में हम लोग क्या कर सकते हैं, मछली पाल सकते हैं। क्या, मछली पालन, क्या कर सकते हैं हम लोग, मछली पालन कर सकते हैं। मत्स्य जिसको बोलते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो देखिए एक नदी का पानी से हम कितने सारे उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं, कितने सारे उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। पहले नदी से पानी, यहाँ बिजली बना, क्या हुआ, बिजली बना, फिर बहकर पानी यहाँ आया तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इससे खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। और वही कुछ पानी अगर खेत में चला गया कुछ, और कुछ इधर तालाब में स्टोर हो गया, क्या, तालाब में स्टोर हो गया, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं। और अगर यही पानी, तालाब वाला पानी, कुछ जानवर पी ले, कुछ जंगल में देखते हैं बहुत सारा जंगली जानवर होता है तो भी पी लेगा, तो उससे कितना सारा उद्देश्य पूरा हो रहा है। देख रहे हैं आप, 1 2 3 और बहुत सारा उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुउद्देश्य परियोजना, जिससे बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अब देखिए बहुउद्देशीय परियोजना का सिर्फ लाभ ही नहीं है, क्या, ये सिर्फ हम आपको अभी क्या बताएं, लाभ, लेकिन इससे कुछ हानि भी है। ठीक, आइए हम चर्चा करते हैं लाभ क्या है और हानि क्या है बहुउद्देशीय परियोजना से। बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप देख चुके हैं। और हानि देखते हैं। पहले लाभ हम आपको पॉइंट वाइज लिखा देते हैं। क्या, लाभ, तो देखिए परियोजना से लाभ क्या है, कृषि कर सकते हैं, कृषि की सिंचाई, और मत्स्य पालन, बिजली उत्पादन, और जानवरों के पीने के लिए जल। और इससे देखिए हानि क्या है, क्या, इससे हानि क्या है, तो हम लोग सीखेंगे इससे हानि क्या है। इससे हानि है जिस क्षेत्र में परियोजना का निर्माण किया जाता है, क्या, जिस क्षेत्र में परियोजना का निर्माण किया जाता है उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। क्या, भूकंप आने की संभावना, जी हाँ, भूकंप आने की संभावना, किस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो जिस क्षेत्र में परियोजना का निर्माण किया जाता है उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। और देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें बहुत सारा पानी रहता है, ठीक, बहुत सारा जल को स्टोर किया जाता है। तो जिस जगह पे जल को जमा किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उस क्षेत्र का जो पेड़ पौधे होते हैं वो डूबकर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या, पेड़ पौधे, सॉरी, पेड़ पौधों को हानि, क्या होता है, पेड़ पौधों को हानि होता है। जिस क्षेत्र में बहुत सारा, अगर जो कोई पेड़ है उसको हम डुबा देंगे जल में तो क्या वो सही रहेगा, वो जल जाएगा पेड़, गल जाएगा पेड़। तो इससे लाभ है तो कुछ हानि भी है। ठीक, अब हम अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार DRS क्लास से जुड़े हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में एक
टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर और अदर नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड का प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। जब तक अपना ध्यान रखिए।